सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपने देखो जो आपके बैच चल रहा है आरपीएससी आरएसएसआई और जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का, उसमें अपने राजस्थान का जो भूगोल है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान कर रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है जो भी भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान के मुख्य 4 भागों में है, जिसमें से हमने अभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो थार का मरुस्थल जिसे हम कह सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे से हमने किया है, आप क्लास दे सकते हो जाके, और क्लास को आप शेयर जरूर करें। और अरावली पर्वतीय क्षेत्र आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, अरावली के बारे में जानेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब भी अपने अरावली पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हैं तो अपने को मैप में पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में जो ये अरावली पर्वतमाला क्षेत्र फैला हुआ है। अब देखो दोस्तों, आप मैप में देख सकते हो कि ये जो 50 सेंटीमीटर लगभग समवर्षा रेखा है, या ये डायरेक्ट देखो इस साइड तो सारा कौन सा था, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, बिल्कुल उसके चिपका हुआ आपको मिलेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला। और ये दोस्तों जो पर्वतमाला है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला ही देखो राजस्थान को विषम बनाती है, जहाँ एक और आपको थार का रेगिस्तान मिलेगा तो दूसरी ओर देखो हरी भरी दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अरावली का क्षेत्र में पूरे वर्षा वाला स्थान मिलेगा। और जो अरावली पर्वतमाला है, जो भी कोई भी पर्वत होगा दोस्तों, वो वहाँ की जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक होगा, क्योंकि देखो जो भी यहाँ से हवाएं आती है वो यहाँ पे वर्षा वगैरह के लिए उत्तरदायी होती है, वो पर्वत से टकराती है और उसके बाद यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे पहले तो अपने को अरावली पर्वतमाला के बारे में पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, तो इस क्षेत्र में इस प्रकार से फैली है। वैसे अपने मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्षेत्र में ऐसे अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जैसे मैंने अभी डिनोट किया है राजस्थान के मैप में, ठीक है। अब देखो अपने को क्या पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से कि ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड, ठीक है। और पर्वत का निर्माण कैसे होता है ये हमने पहले ही बात कर ली। जब पृथ्वी के अंदर जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो उनकी अभिसारी गति होती है तो वहाँ पे पर्वत का निर्माण होता है, और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला बन चुकी है, ये ध्यान रखना। पहले ये वलित थी, अब वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला बन चुकी है। और आयु इसकी बताते हैं 650 मिलियन वर्ष, ठीक है। 650 मिलियन वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला है। और अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और इसका निर्माण हुआ था दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो पहले पृथ्वी एक पैंजिया था, पूरा गोला, और जितने भी कॉन्टिनेंट हमने पहले भी बात की थी, जितने भी जैसे दक्षिण अमेरिका हुआ, साउथ में नॉर्थ अमेरिका हुआ, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, सब जुड़े हुए थे। बाद में पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई जिसके तहत यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र मुख्यतः देखो अच्छे से आपको अरावली है ना दक्षिण साइड में दिखेगी, इस क्षेत्र में उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, यहाँ से अजमेर में बिल्कुल कम हो जाती है। फिर बाद में आपको जयपुर के ऊपर और अलवर साइड में थोड़ी घनी अरावली पर्वतमाला दिखेगी। अभी और चीजें हम बहुत कुछ जानेंगे अरावली के बारे में, अब क्लास में बने रहिए। अरावली की देखो स्थिति की हम बात करें दोस्तों, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी तक है, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी से 70 डिग्री 50 मिनट पूर्वी तक का यहाँ पे है, और राज्य के 9.3% भाग पे फैली है। तो ये पूछा जाता है, देखो जो रेगिस्तान था तो 61.11% पे फैला था, और वहाँ पे जनसंख्या निवास कर रही थी 39%। अब यहाँ पे अरावली में क्या है कि 9.3% भाग पर ये फैली है, और यहाँ पे 10% राजस्थान की कुल जनसंख्या की निवास करती है। तो ये डाटा जरूर याद रखना है सारा। फिर हम अगर दोस्तों बात करें अरावली पर्वतमाला की तुलना किन किन चीजों से की गई है, तो इसकी 2-3 चीजों से तुलना की गई है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है वाद्य यंत्र से तुलना की गई है। जो तानपुरा वाद्य यंत्र है, जो तत्व वाद्य यंत्र है, जो अजमेर से सिरोही गुजरात तक तानपुरे की भांति एक आकृति बनाता है, इसलिए इसकी तुलना तानपुरे से की गई है। और ये कर्णवत फैली हुई है, मतलब कान के समान। और अमेरिका का जो हमने वर्ल्ड मैप में अपलेशियन पर्वत पढ़ा था यूएसए में, उसके समान भी इसकी अरावली की तुलना की गई है। लेकिन सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला पूछे तो अरावली ही आएगी।
और अरावली के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के मुख्य जिले, मुख्य देखो कुछ जिले ऐसे हैं कि वो आते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट मतलब मुख्य से अगर आ जाए शब्द एग्जाम में तो 7 जिले ही आएंगे आपके, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और यहाँ पे अलवर। अन्य जिलों की अगर हम बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सीकर और झुंझुनू में भी फैली है। ठीक है, इनमें भी फैली हुई है और झुंझुनू से तो एग्जिट होता है, तो ये चीज भी हमें देखनी है मैप में। देखो प्रवेश कहाँ से होता है अरावली का, ये भी अपना को एग्जाम की दृष्टि से पता होना चाहिए कि अरावली का प्रवेश देखो खेड़ ब्रह्मा से होता है जो कि सिरोही में है, और अरावली निकलती कहाँ से है, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू से यहाँ से एग्जिट होती है और हरियाणा में दिल्ली तक जाती है। वैसे ये हरियाणा में इसे इतनी सघन नहीं बसी हुई, बाद में हरियाणा में इसे डोसी पर्वतमाला भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की अगर आपसे कुल लंबाई पूछे तो 692 है किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 80% 550 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो जितनी भी अरावली है इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, जो अकेले राजस्थान में है। तो ये चीजें आपको अरावली के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें अरावली की दोस्तों स्थलाकृति की, ठीक है, और ये हमने पढ़ा था कि प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो प्री कैम्ब्रियन काल सबसे पुराना है। इसमें भी देखो 2 क्रम है, एक तो दहली क्रम और एक अरावली क्रम। दहली क्रम दिल्ली से अंतालिया तक है। दहली क्रम की शैल में आपको मुख्यतः क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोनेट मिलेगा और ऑर्थोक्वार्टजाइट का निर्माण करती है चट्टानें, यहाँ पे इसको कार्बोनेट या ऑर्थोक्वार्टजाइट की यहाँ पे दिल्ली क्रम में आपको चट्टानें मिलेगी। अगर हम बात करें दोस्तों गोगुंदा के दक्षिण में पंखाकार रूप में ये फैली हुई है, तो पंखाकार रूप में ये अपने गोगुंदा के दक्षिण से लेती है और दक्षिणी अरावली का निर्माण करती है। मतलब अरावली का जो दक्षिण साइड है वो पंखाकार रूप में है, सीधा ऐसे याद रख लेना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। और अरावली की मुख्य वलन रेखा फोल्ड एक्सिस की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपसे वलन रेखा पूछे तो कैसे, उत्तर पूर्व, उत्तर से अपने को जाना पूर्व और दक्षिण से अपने को जाना है पश्चिम, ऐसे। तो ये वलन रेखा अगर आपसे पूछ ले तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जो कि दहली संरचना के समांतर है। अब जो राज्य में क्या है कि एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट निकलती है, सभी को पता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जिसे कहते हैं विशाल सीमा भ्रंश। ठीक है, ये राज्य के दक्षिण पूर्व भाग से निकलती है और ये कहाँ पे दृष्टिगत होती है राजस्थान में, मैप में आपको दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट। तो ये बेगू, चित्तौड़गढ़, उत्तरी कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, 4 जिलों में आपको देखने को मिलेगी जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। तो ये बिल्कुल जस्ट अरावली से चिपकी है, थोड़ा हटके है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं चिपकी है। देख सकते हो आप मैप में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये देखो ये है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। 1 सेकेंड, ये पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं यहाँ पे, 1 सेकेंड। हाँ देखो दोस्तों, जो इसमें ड्रॉ कर रखी है ये वाइट लाइन है, ये है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है जो चित्तौड़गढ़, बिचौर, ठीक है, सातूर, सवाई माधोपुर, स्पोट्रा, मछलीपुर, यहाँ पे आपको ये मिल रही है देखने को। तो ये है महान सीमा भ्रंश, ठीक है, ये इससे बिल्कुल सटी हुई है अरावली, ऐसे अपने कह सकते हैं। और इन 4 जिलों के नाम याद रखने अपने को, जहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम अरावली प्रदेश के उच्चावच के आधार पर। इसे क्या है कि 3 भागों में बांटा गया है। अब हम जो अरावली पढ़ेंगे वो 3 भागों में पढ़ेंगे, एक तो उत्तर वाली, एक मध्य वाली, एक दक्षिण वाली। ठीक है, 3 अरावली पढ़ेंगे। तो उत्तर में लगभग जयपुर से खेतड़ी तक के जिले आते हैं, मध्यवर्ती में यहाँ पे आपको अजमेर से जयपुर के जिले मिलेंगे, और दक्षिण अरावली में आबू से अजमेर तक के जितने भी जिले हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे अरावली प्रदेश। अब उत्तर जो अरावली है, जिसे उत्तर पूर्व अरावली बोलते हैं, उत्तरी अरावली आप बोल सकते हो, इसमें मुख्य रूप से तो आपके 3 ही जिले आएंगे, जयपुर, दौसा और अलवर। इसके अलावा देखो आपके जो सीकर झुंझुनू का क्षेत्र है वो भी आता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पहाड़ियां हैं, शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, जयपुर व अलवर की पहाड़ियां, सारी इसके उत्तरी अरावली में शामिल है।
और जो सांबर गैप की हम बात करें तो सांबर गैप जो है उसके बाद ना अरावली उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको पाल खेत व खेतड़ी की श्रेणियों के रूप में अरावली मिलेगी। इसके अगर पूर्व में जाओगे पाल खेत के तो तोरावटी की पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलेगी। तोरावटी और अलवर का जो प्रदेश है वो तोरावटी प्रदेश भी उसे कहते हैं, और तोरावटी और अलवर की श्रृंखलाएं दोनों यहाँ पे समांतर क्रम में आपको देखने को मिलने वाली है। फिर हम बात करें यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियों की उत्तरी अरावली से, तो बाण गंगा, धुंध, बांडी, ये 3 नदियां निकलती है, और जो बनास की सहायक नदियां हैं। किसकी? बनास की सहायक नदियां हैं। और यहाँ पे अगर आप चट्टानों की बात करें तो क्वार्ट्जाइट और फाइलाइट की शैल से बनी होगी अरावली। और इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात करें तो 450 मीटर है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है 450 मीटर, बल्कि यहाँ पे जो चोटियां हैं उनका अपन जरूर नाम याद रखना। और इस प्रदेश का जो उच्च शिखर है वो है रघुनाथगढ़ शिखर में, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ये याद रखना है अपने को, कितनी ऊंचाई है? 1055 मीटर। फिर इसके बाद खो याद रखनी है आपको, जयपुर में है। टॉप 3 तो जरूर याद रखना। फिर बैराज पूछ ले तो ये अलवर में है। ठीक है, पहले सीकर में, दूसरी खो जयपुर में 920 मीटर, फिर 792 मीटर बैराज, बरवाड़ा जयपुर में, बबई जयपुर में। फिर इसके बाद आपके बहुत सारी आ जाती है, देखो बिलाली, अलवर, मनोहरपुरा जयपुर, बैराठ आपके जयपुर में आ जाएगी, सरिस्का, सिरावास और भानगढ़ आपके अलवर में आ जाएगी। जयगढ़ की ऊंचाई याद रखना क्योंकि इस पे जयगढ़ दुर्ग है 648। फिर नारगढ़ की ऊंचाई याद रख लेना, जहाँ पे एक जैसे 9 महल भी बने हुए हैं, 599 मीटर। ये दोनों जयगढ़ नारगढ़ दोनों जयपुर में है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने मध्य अरावली की। देखो मुख्यतः तो ये सिर्फ अजमेर में है, वैसे अगर मुख्यतः बात करें, इसके अलावा जयपुर टोंक के पश्चिमी भाग में भी है। अरावली की यहाँ पे औसत ऊंचाई आपको 750 मीटर, और घाटियां, अगर घाटियां पूछ ले तो उनकी 550 मीटर। यहाँ पे आपको मिलेगी मेरवाड़ा की पहाड़ियां देखने को। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या काम करती हैं। जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है तो वो होती है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग कर रही है वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ऐसे कह सकते हैं, सीमा बना रही है मेवाड़ और मारवाड़ की। अब हम बात करते हैं दोस्तों अजमेर के क्षेत्र के समीपवर्ती भागों में समांतर अनुक्रम में यह दिखाई देती है। और यहाँ की अगर हम प्रमुख चोटियों की बात करें तो गोरम जी आएगा जो कि अजमेर में है 934 मीटर। फिर मराए जी जिसे टोटगढ़ भी कहते हैं 933 मीटर। फिर तारागढ़ जो अजमेर में है। नाग पहाड़ जहाँ से अपने लूनी नदी निकलती है 795 मीटर। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जो मध्य अरावली है यहाँ पे परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, ये सारे दर्रे आपको याद रखने हैं, इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन सी अरावली के दर्रे हैं, मध्य, दक्षिण, उत्तरी, ऐसे ऑप्शन दे देगा। और ये सारे दर्रे आपको वैसे तो अजमेर के आसपास मिलेंगे। दक्षिण अरावली क्षेत्र की बात करें हम तो मेन जो अरावली असली वाली है, रियल अरावली, आपको इसी क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस क्षेत्र को ही वास्तव में मुख्य अरावली कह सकते हैं, जिनमें जो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर जिले आते हैं मुख्य रूप से अगर हम बात करें। और अरावली जो भी श्रेणियां हैं हाथ के पंजे के समान में यहाँ पे फैली हुई है। औसत ऊंचाई यहाँ पे जो भी मिलेगी सभी चोटियों की 900 मीटर एवरेज ऊंचाई मिलेगी। और मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश आता है सबसे पहले, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही जिलों में फैला हुआ है। और पूर्वी उदयपुर व पूर्वी सिरोही का भाग इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसा लिखा गया है कि जो भी मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश है उसमें पूर्वी उदयपुर और पूर्वी सिरोही का भाग शामिल नहीं है। और यहीं से भारत की महान जल विभाजक रेखा जो कि वृहत सीमांश वृंश उदयपुर से मुड़ने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर यहाँ पे चली जाती है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों बोराट के पठार की। यहाँ पे जो मुख्य जितने भी पठार है वो भी हमें पढ़ने हैं। आप देख सकते हो कि पहले मैंने आपको ये याद रखना है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है, तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे अपना ये उदयपुर है, यू लिख रहा हूं, तो इसमें उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोराट का पठार। उत्तर पश्चिम में क्यों जाना, आपको पता है कि उदयपुर के जस्ट ऊपर क्या है, राजसमंद है, और राजसमंद में है गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच
देखो गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद दोनों के बीच में है। देखो बोराट का पठार तो उदयपुर राजसमंद के दोनों में है, तो ये ध्यान रखना है अपने को कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार कौन सा पठार कहलाता है, बोराट का पठार। ये एग्जाम में 1000 बार आ चुका है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बोराट का पठार, तो जरूर याद रखना है। और यह पठार दक्षिण स्कंद अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच एक जल विभाजक का भी यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, जो अपना अरब सागर का अपवाह तंत्र है और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, उसमें एक महान यहाँ पे जल विभाजक का कार्य मुख्य रूप से बोराट का पठार करता है। क्योंकि ये देखो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, यही निर्धारण करते हैं जो भी वर्षा है कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि इनसे आने वाली पवनें जब इनसे टकराती है तो इन पे डिपेंड होता है सारा, कई बार समांतर निकल जाती है। तो आपको पता होगा कि अरब सागर से जो मानसून आता है वहाँ राजस्थान में बहुत कम वर्षा करता है, क्योंकि वो अरावली के समांतर है, समांतर होकर आगे निकल जाता है। अब यहाँ पे हम बोराट के पठार की बात कर रहे हैं, तो बोराट के पठार का जब भी बात करेंगे तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उदयपुर राजसमंद में फैला हुआ है और इस पठार की औसत ऊंचाई की 1225 मीटर है। और उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र में जो सर्वोच्च शिखर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्र में हाईएस्ट पीक पूछ ले तो जरगा। फिर बात करेंगे हम लसाड़िया के पठार की। अब देखो ये देखो, जब उदयपुर में अपने हैं जयसमंद झील, कहाँ पे है, उदयपुर में। अब जो जयसमंद झील है तो ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम। अब ये ध्यान रखना है अपने को। अब आपसे पूछेगा लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, मतलब जयसमंद झील के किस साइड है, पूर्व की साइड आपको मिलेगा लसाड़िया का पठार है, ये ऐसे याद रखना है। ये बहुत ही कटा फटा विच्छेदित और अपर्दित यहाँ पे भाग है लसाड़िया का पठार। अपने को बस इतना दिमाग में बिठाना है कि जयसमंद झील के पूर्व में है, इतना अपने को याद रखना है पूरा, जयसमंद झील के पूर्व में। दिशा जरूर याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। अब हम बात करें दोस्तों भाकर की, जो भाकर संरचना है तो ये आपको मिलेगी, देखो जो सिरोही है, सिरोही यहाँ पे बीच में जिला बना लिया। अब सिरोही के पश्चिम में आपको मिलेगी भाकर। अब भाकर क्या चीज है कि तीव्र ढाल वाला उबड़ खाबड़ भाग को सिरोही साइड में क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और दिशा देखो सभी की याद रखनी है अपने को, मेन दिशा जरूरी है, दक्षिण, ये उत्तर, तो ये आपको मिलेगा पश्चिम साइड में, भाकर का पश्चिम में। और जयसमंद झील के आपको पूर्व में क्या मिल रहा था, लसाड़िया का पठार, और सिरोही के पश्चिम में क्या मिलेगा, भाकर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और सिरोही है जो, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखे हुए, तीव्र ढाल वाले उबड़ खाबड़ भाग को भाकर कहते हैं। अब हम बात करते हैं गिरवा की। अब गिरवा क्या है, ये उदयपुर को है ना एक संरचना है जो तस्तरी नुमा आकृति में घेरे हुए है, जिसे गिरवा कहते हैं। ठीक है, उदयपुर को जो संरचना है तस्तरी नुमा आकृति में घेरे हुए उसे गिरवा कहेंगे। मगरा की अगर हम बात करें तो जैसे ये अपना उदयपुर है, अब उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम है यहाँ पे, ये उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, तो उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा मगरा। बस इतना याद रखना है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम दिशा में आपको मगरा क्षेत्र मिलेगा। भील आदिवासी बहुत रहते हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं हम आबू पर्वत खंड की। तो ये लगभग समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट से निर्मित चट्टानें सर्वाधिक मिलेगी। और जो ये चट्टानें हैं ये मैं समझाऊंगा कि बैथोलित, आगे आपको पूरी स्ट्रक्चर कहाँ कैसे बैथोलित बनता है, इसे बैथोलित की संज्ञा क्यों दी जाती है, आगे मैप में जो डायग्राम में समझाऊंगा, सॉरी। तो अब ये आबू पर्वत खंड है, इसे बैथोलित की संज्ञा दी जाती है और इसे विशाल इंसेलबर्ग भी कहते हैं। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो गुरु शिखर आता है। क्या आता है, गुरु शिखर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंचा विश्व का पॉइंट है, और इधर अपने पश्चिमी घाट भारत में है जो उसका पॉइंट है नीलगिरी। इन दोनों के अगर बीच में बात करें तो गुरु शिखर सबसे ऊंचा आता है 1722 मीटर। अगर उसको फीट में कन्वर्ट करें तो 5660 फीट, यहाँ पे 5650 फीट यहाँ पे उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको गुरु शिखर के बारे में थोड़ी ध्यान रखनी है। और अगर आपको देखो कोई भी अपने को क्या कि सारी मीटर में याद है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई भी चोटी अगर फिट में पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे मीटर है उसको 3.280 में
गुणा कर देना, क्या गुणा, मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, तो आपकी जो भी ऊंचाई है ये फिट में आ जाएगी। ठीक है, आपको मीटर में याद है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.28 लगभग 3.30 से ही गुणा कर देना, ऐसे करना है अप्रोक्स, आप पहुंच जाओगे आंसर तक। फिर हम बात करेंगे, देखो जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा था संतों का शिखर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसने कहा था इसे संतों का शिखर, यहाँ के एकांतवास को देखते हुए, एकांतता को देखते हुए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों उड़िया का पठार। उड़िया का पठार आपको मिलेगा सिरोही में, जिसकी ऊंचाई याद रखनी है 1360 मीटर। क्यों याद रखनी है? क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। अब देखो क्या होता है कि पर्वत, पठार, पहाड़ ये सारे ऊंचाई के हिसाब से डिवाइड होते हैं। ठीक है, औसत ऊंचाई। अब पठार किसे कहेंगे? जिसका ऊपरी भाग यहाँ पे सपाट होगा। क्या होगा? ऊपरी भाग यहाँ पे सपाट होगा, उसे पठार कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आबू का जो पठार है ये आपको यहाँ से 160 मीटर कम 1200 मीटर ऊंचाई का मिलेगा। ये दूसरा सबसे ऊंचा राजस्थान का पठार है। तो ये सारे पठार आपको याद होना चाहिए। फिर देसरों का पठार पूछ ले तो आपको उदयपुर में मिलेगा, जो कि रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य। मेसा का पठार पे आपके चित्तौड़गढ़ का किला है जो 620 मीटर जिसकी ऊंचाई है। मानदेसरा और मेसा दोनों आपको मिलेंगे चित्तौड़गढ़ में। अब ऊपरमाल का पठार बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में आपके। तो ऊपरमाल का पठार आपको भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया के भीलवाड़ा के मध्य यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये याद रखना है, ऊपरमाल का भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया याद रख लेना। ठीक है, ऐसे चारों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने 56 की पहाड़ियों की। ये क्या है कि थोड़ी सी कनेक्ट है, इससे हमने शुरू में भी मैप में देखा था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ थोड़ा पीछे जाके। देखो आपको 56 की पहाड़ियां देखो दोस्तों मिलेगी बाड़मेर में देखने को। हाँ देखो, इसमें आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी। तो ये जो है ये 56 की पहाड़ियां ही हैं। और इधर आपको जालोर पर्वत भी दिख रहा होगा। तो ये इनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो दोस्तों, जो 56 की पहाड़ियां हैं ये आपको सिवाना तहसील में मिलेगी। सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में, ये याद रखना है, जो कि बालोतरा के पास है। मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियां हैं, गुंबदाकार भी है, पूछा जा सकता है कि। ठीक है, और ग्रेनाइट इसकी चट्टानें हैं, जिन्हें 56 की पहाड़ियां अथवा नकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। तो तीनों याद रखने हैं। 56 की पहाड़ियां पूछ ले, गुंबदाकार पूछ ले, और नकोड़ा पर्वत पूछ ले। कहाँ पे है? बाड़मेर में, सिवाना तहसील के पास। गुंबद नुमा है, धरातल के अंदर जो ग्रेनाइट, ठीक है, जो अंदर जैसे पहाड़ से क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ज्वालामुखी फटा कोई। ठीक है, ज्वालामुखी फटने पे ये बाहर निकल गया ना, इसे तो लावा बोलते हैं। जो अंदर ही जम जाता है ना, इसे बोलते हैं मैग्मा। तो मैग्मा से जो चट्टान बनती है वो ग्रेनाइट बनती है, और बाहर जो लावा निकलता है ना, इससे बनती है बेसाल्ट चट्टान। अब देखो इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है कि मैंने आपको बताया था कि उसे आबू के पठार को या आबू खंड को बैथोलिथ की संज्ञा क्यों दी। देखो जैसे ये क्या है कि मैग्मा ठंडा होकर अंदर जमता है, तो अंदर है ना अनेक प्रकार की आकृतियां बन जाती है। अंदर की, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं अपने, बाहर की बात नहीं कर रहे, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर की बात करें तो ये ऐसी गुंबदनुमा संरचना बन जाएगी, तो उसे कहेंगे बैथोलिथ। फिर यहाँ पे 36 में ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसा कुछ निकल जाएगा अंदर ही अंदर, तो उसे कहेंगे सील। क्या कहेंगे? सील। अगर वहां पे लहरदार आकृति बन गई तो फैकोलिथ। फेंक दिया मतलब रैंडमली, तो लहरदार आकृति फैकोलिथ कहलाएगी। अगर लंबवत वहां पे बन रही है तो वो डाइक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डाइक। और लेपोलिथ कहलाएगी अगर तस्तरी नुमा आकृति बन रही है तो क्या कहलाएगी? लेपोलिथ। और इसके साइड में देखो गुंबदनुमा आकृति है, इसके अगर यहाँ पे कॉर्नर पे कोई आकृति बन रही है वो कहलाएगी लेकोलिथ। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर जालोर पर्वत की बात करें तो दोस्तों जालोर पर्वत में 3 चोटियां आती हैं इंपॉर्टेंट, रोजा, इसरना और जरोला। तो जिसमें इसरना भाकर सबसे ऊंची चोटी है। और जालोर पर्वत क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो जो जवाई नदी घाटी है उसके दक्षिण में जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका जालोर पर्वत क्षेत्र। तो रोजा, इसरना, जरोला पहाड़ आपको नाम याद रखना है। फिर डोरा पर्वत की हम बात करें, जैसे ये आबू पर्वत क्षेत्र है, इसके पश्चिम साइड में आपको मिलेगा जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र, जहां पे ये डोरा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आबू पर्वत क्षेत्र के पश्चिम साइड में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है, या जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, ऐसे याद रख लेना। फिर दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो सबसे पहले अपनी गुरु शिखर आती है, शेर आती है, ठीक है 1597, और दिलवाड़ा आती है। तीनों सिरोही में है, टॉप 3 तीनों कहाँ पे मिलेगी आपको, सिरोही में। गुरु शिखर, सेल, दिलवाड़ा, तीनों की ऊंचाई आपको याद रखनी है 1722, 1597 और 1442 मीटर। जरगा की बात करें तो उदयपुर में मिलेगी 1431, जो कि उदयपुर और राजसमंद की सर्वोच्च चोटी है। अचलगढ़ की बात करें तो ये सिरोही में मिलेगी आपको 1380 मीटर। आबू फिर सिरोही में आपको 1295 मीटर। फिर कुंभलगढ़ आ गई आपके राजसमंद में 1224 मीटर। धोनिया 1183, ऋषिकेश पूछ ले तो 1017 मीटर। कमलनाथ की पहाड़ी 1001, सज्जनगढ़ 938, सायरा, लीलागढ़, तो ये बहुत सारी यहाँ पे चोटी आ जाती है। अब हम बात करते हैं प्रमुख दर्रों की, जो दक्षिण अरावली के दर्रे हैं, ध्यान रखना। पहले हमने मध्य अरावली के पढ़े, अब झीलवा की नाल पूछ ले, जिसे पगल्या नाल भी पूछते हैं। देखो दर्रे क्या होते हैं कि रास्ते प्रदान करते हैं एक से दूसरी साइड जाने का, जिसे पासेस भी कहते हैं, टन, ठीक है। और मारवाड़ से मेवाड़ आने का जो रास्ता प्रदान करता है वो झीलवा की नाल कहलाता है, या दर्रा। दर्रे को राजस्थान में नाल बोलते हैं। सोमेश्वर की नाल, हाथीगुड़ा नाल, स्वरूप घाट, ये सारे आपको दक्षिण अरावली में मिलेंगे। देसूरी की नाल, पाली, दिवेर और हल्दी घाटी जो नाल है ये आपको राजसमंद में देखने को मिलने वाला है। ये है राजस्थान के प्रमुख जो दर्रे हैं वो। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्या बात करेंगे, अब क्या है कि दक्षिण अरावली में ना जो आदिवासी जनजातियां हैं उनके द्वारा कृषि की जाती है अलग अलग प्रकार की। जैसे सबसे पहले बात करें हम वालरा की। वालरा देखो क्या है, जैसे ये अरावली पर्वतमाला, इनकी ढालों पे, किन पे, ढालों पे देखो ये कृषि की जा रही है। तो ये कौन सी जनजाति, ग्रासिया करेगी। ग्रासिया सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको, सिरोही में। तो वालरा ग्रासिया करती है, ये याद रखना है। फिर चिमाता की बात करें तो ये जैसे ये मैदानी भाग है यहाँ पे, जैसे ये 2 पर्वत है बीच में मैदान आ गया, तो वहां पे करेगी चिमाता। कौन जनजाति करेगी, भील करेगी, और भील सबसे ज्यादा उदयपुर में। दज्जिया की बात करें तो अरावली जैसे पर्वतमाला है, इसके दक्षिण भाग में जो खेती होगी वो दज्जिया कहलाएगी। दज्जिया करेंगे डामोर, डामोर आपको मिलेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा में। फिर बात करते हैं बत्रा की। बत्रा के लिए आपको देखो जो ये अपनी अरावली पर्वतमाला तो इस साइड रहेगी, अब इसका दक्षिण पूर्वी का एरिया है, दक्षिण पूर्व पठारी भाग है वो पे सहरिया जनजाति करेगी 12 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम अरावली से निकलने वाली जो भी प्रमुख नदियां हैं ये जानेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ये मुख्य नदियां, इसके अलावा और भी है। देखो बे, बना, सासू को, खालू। तो बे से हो जाएगा बेड़च, बे से क्या हो जाएगा बेड़च, ये निकलती है आपकी गुगंदा की पहाड़ी, उदयपुर से आगे जाके बनास में मिल जाती है। फिर बनास निकलती है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, ये आपके रामेश्वरम घाट में चंबल में मिल जाती है। साबरमती की बात करें तो ये कोटड़ा उदयपुर से निकलती है, ये गुजरात की प्रमुख नदी हो जाती है। फिर सोकड़ी की बात करें तो ये सोजत पाली से निकलती है। कोठारी की बात करें दोस्तों तो ये निकलती है दिवेर राजसमंद से। इसके बाद हम बात करें खारी की, तो खारी आपकी बिजरावल राजसमंद से निकलेगी। इसके बाद लूणी की बात करें तो लूणी निकलेगी आपके नागपहाड़ अजमेर से। तो बेबना, सासू को, खालू आप याद रख सकते हो, अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियां। तो ये आपका जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट करें, हम आपका हर डाउट यहाँ पे दूर करेंगे, ठीक है। देखो और अगर कोई भी यहाँ पे आपको गलती नजर आ रही है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।